Hello student, I am MS Chauhan. Today we are talking about the class 9th science and class 9th science में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो हम इसे यदि फिजिक्स की टर्म्स में कहें तो ये फिजिकल साइंस में आता है। तो फिजिकल साइंस का ये चैप्टर नंबर 2 है, यूनिट 2 है। हम कह रहे हैं इसे फोर्स एंड फ्रिक्शन। तो इसके हम डिस्कस करेंगे कि मेन टॉपिक्स क्या क्या हैं, तो क्या काम पढ़ने वाले हैं। तो इसे हम क्विक रिवीजन करेंगे, इसे बहुत जल्दी से इसे हम रिवाइज करेंगे। तो ये एक रिवीजन नोट्स हैं। तो पहला देखते हैं, पहला टॉपिक होगा हमारा फोर्स। फोर्स को पढ़ेंगे हम कि फोर्स क्या होती है और जानेंगे हम इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो फोर्स के दो टाइप्स होंगे, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। तो इन दोनों को हम क्या डिस्कस करेंगे। सेकंड टॉपिक होगा हमारा इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होंगे इनर्शिया। थर्ड हम जानेंगे न्यूटन्स लॉ के बारे में। तो न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए थे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो इन तीनों लॉ की हम डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल इन्हें हम जानेंगे कि क्या थे और ये लॉज क्यों दिए गए थे। चौथा हमारा टॉपिक होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम करेंगे और इसके हम करेंगे एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कशन। तो मोमेंटम क्या होगा, इसके लॉज क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, कहाँ कहाँ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसे, तो वो हम डिस्कस करेंगे। फिफ्थ होगा हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को जानेंगे हम, इसके टाइप्स को जानेंगे और फ्रिक्शन की एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में हम जानेंगे कि फार्मूला सीट, जिसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी इंटेक्स एक्सरसाइज करेंगे और एनसीईआरटी इंटेक्स ना है मोह मजा ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर फर्स्ट। तो टॉपिक नंबर फर्स्ट क्या कहता है, फोर्स की। व्हाट इज़ द फोर्स। तो फोर्स क्या होती है, तो फोर्स हम डिफाइन करेंगे। हम अदर टर्म्स में पहले डिफाइन करते हैं कि फोर्स क्या होगी। तो द एक्शन ऑफ, एक्शन है ये फोर्स, पुश और पुल। तो एक्शन ऑफ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। उसे हम सिंपली हम फोर्स कहते हैं कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं या फिर धकेलते हैं, हम उसे क्या कहेंगे, हम फोर्स। तो अब इसे मैथमेटिकली या फिजिक्स की फॉर्म में किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, ये क्या एक प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला हम देख सकते हैं, F इक्वल टू एम ए। एम क्या यहाँ पे मास है, ए क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन। तो मास और एक्सेलरेशन का ये क्या प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। फोर्स का फॉर्मूला बना लेंगे, मास इनटू में एक्सेलरेशन, तो उसे क्या कहेंगे हम फोर्स। तो F इक्वल टू आ गया एम ए। ये हम प्रूव करेंगे जब हम न्यूटन सेकंड लॉ डिस्कस करेंगे, तो तब वहाँ पे फॉर्मूला हम प्रूव करेंगे कि किस तरह से F इक्वल टू एम ए आता है। तो इसकी एसआई यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या हो गई, इसकी एसआई यूनिट हो गई। तो इसकी अदर यूनिट है वो क्या है, न्यूटन, क्योंकि फोर्स न्यूटन ने डिस्कवर की थी, इसलिए इसकी अदर यूनिट क्या होगी, न्यूटन। तो आगे से हम फोर्स को जब भी एसआई यूनिट करेंगे तो न्यूटन को ही लेके हम चलते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसी टॉपिक, इसी में सेकंड है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ द फोर्स। फोर्स के कितने टाइप्स होंगे, तो देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द फोर्स। तो फोर्स के क्या होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। पहला होगा हमारा बैलेंस फोर्स, दूसरा क्या होगा हमारा अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है, बैलेंस फोर्स होगा जब भी हमारी टोटल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगी तो टोटल नेट फोर्स क्या आनी चाहिए वो। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स क्या होंगी, तो बैलेंस फोर्स जब भी हमारी टोटल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करती हैं वो क्या हो जाएं, जीरो के इक्वल हो जाए उनका रिजल्टेंट, तो उन्हें कहते हैं हम बैलेंस फोर्स। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन। तो वैन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहा है, इज इक्वल टू जीरो, देन दिस टाइप ऑफ फोर्स आर कॉल्ड द बैलेंस फोर्स। तो टोटल नेट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो एफ टोटल क्या हो गई हमारे, जीरो के इक्वल हो गए, उसे कहेंगे हम बैलेंस फोर्स। एग्जाम्पल से जानते हैं, एग्जाम्पल ये मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर 5 न्यूटन फोर्स इस तरफ लग रही है और 5 न्यूटन फोर्स इस तरफ लग रही है। तो दोनों फोर्स क्या है, इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो टोटल फोर्स निकालेंगे, F इक्वल टू F1 माइनस F2। तो 5 माइनस 5 ये क्या हो गया, जीरो। तो इट इज़ ए बैलेंस फोर्स। तो इस तरह से ये बैलेंस फोर्स होती हैं। टोटल रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, वो जीरो के इक्वल आना चाहिए। सेकंड हम देखते हैं अनबैलेंस फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स क्या होंगी हमारी, टोटल रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा। उन ऐसी फोर्स को क्या कहेंगे हम, अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। तो व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल नहीं होती हैं, देन दिस टाइप ऑफ फोर्स, इस तरह की जो फोर्स होंगी उन्हें कहते हैं हम
अनबैलेंस फोर्स। तो F टोटल नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। तो आइए एक एग्जांपल और करते हैं इसका। मान लीजिए कि F1 इस तरफ वर्क कर रही है 8 न्यूटन है, F2 क्या हमारी 5 न्यूटन है, ये हमारी क्या कोई ऑब्जेक्ट है। तो किस तरफ से मोशन होगी ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट जिस तरफ ज़्यादा फोर्स है उस तरफ चलेगी, तो ये इस तरफ मोशन होगी ऑब्जेक्ट की। तो हम निकालेंगे टोटल, तो F टोटल इज इक्वल टू F1 माइनस F2। तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आ गया है 3 न्यूटन। तो 3 न्यूटन से ये क्या है इस तरफ मूव करेगी। तो ये क्या हो गई हमारी एक अनबैलेंस फोर्स हो गई। नेक्स्ट करते हैं हम टॉपिक नंबर सेकंड। टॉपिक नंबर सेकंड से पहले हम सेकंड को डिस्कस कर लेंगे। इसमें आता हमारा इनर्शिया। इनर्शिया से पहले हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जो गैलीलियो ने दिया था, रेस्ट और मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट की किस तरह से जानेंगे, किस तरह से क्या है। तो दिस एक्सपेरिमेंट सेज दैट एन ऑब्जेक्ट बैलेंस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है अपनी स्टेट ऑफ मोशन को या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट को क्या है वो बैलेंस करके रखती है। जिस तरह मान लिया ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो ये क्या पहले रेस्ट पे है, यदि हम इसे छोड़ देंगे तो ये क्या इस तरह मोशन में आ जाएगी। ये उतनी ही मोशन से इस तरफ दूसरी प्लेन की तरफ ये चलती है। तो जितनी इस तरफ मोशन होगी तो इसे बैलेंस करेगी वो इस मोशन के इक्वल, और यहाँ पे आके इतना ही रेस्ट में आ जाएगी। तो इसे कह रहे हैं गैलीलियो ने इसे दिया था, इसी के बेस पे हम करते हैं अब। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इनर्शिया कैन बी डिफाइंड एज। तो इनर्शिया को हम डिफाइन करेंगे इसी एक्सपेरिमेंट से। तो ये क्या होता है इनर्शिया, इट इज़ डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन बाय इटसेल्फ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करती है, चाहे वो रेस्ट हो या फिर मोशन हो। दिस टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट चेंज इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। इस टेंडेंसी को, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम, इनर्शिया कहते हैं। तो इनर्शिया क्या होता है, टाइप्स ऑफ द इनर्शिया। तो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द इनर्शिया। इनर्शिया के 3 टाइप्स होते हैं। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे, इनर्शिया के क्या टाइप्स हैं, किस तरह से डेफिनेशन होंगी इनकी। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो पहला करते हैं हम। तो डेफिनेशन देंगे, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। रेस्ट की स्टेट को चेंज करने की जो अपोजिशन होगी उसे कहेंगे हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वो क्या मोशन में आने की कोशिश करेगी, तो उसे कहेंगे हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो एग्जांपल के लिए जानते हैं हम, जैसे ए कारपेट और ब्लैंकेट इज़ बीटन बाई ए स्टिक। यदि कोई कारपेट है, ब्लैंकेट है, कंबल है, जैसे देखा होगा आपको, तो उसे क्या हम जैसे गर्मियों में किसी स्टिक से पीटते हैं तो उसमें क्या डस्ट पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। तो इसे क्या कहेंगे हम, क्यों निकल रहे हैं वो बाहर, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। क्योंकि पार्टिकल क्या चाहते हैं कि वो कंबल के अंदर ही रहें, और हम उसे क्या बीट करते हैं तो वो क्या है, बीट करने से वो क्या मोशन में आ रहे हैं। सेकंड एग्जांपल देखेंगे हम, पैसेंजर फॉल बैकवर्ड। आपने देखा होगा पैसेंजर पीछे की तरफ गिरते हैं व्हेन ए ट्रेन और बस स्टार्ट मूविंग सडनली। जैसे ही बस या ट्रेन एक साथ चलती है तो पैसेंजर को क्या शॉक लगता है और वो पीछे की तरफ गिरते हैं। वो भी किसके कारण होता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ऐसा होता है। सेकंड हम जानेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होगी, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट को चेंज कर रही है, उसमें क्या अपोजिशन कर रही है, वो नहीं चाहती उसे चेंज करना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसे चेंज कर रहे हैं, तब ये क्या इनर्शिया ऑफ मोशन यहाँ पे एक्ट करता है। एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड इन मूविंग बस और ट्रेन व्हेन इट्स ब्रेक सडनली। जैसे कोई बस या ट्रेन चल रही है उसमें एक साथ हम ब्रेक लगाते हैं तो सारे पैसेंजर की जो बॉडी है वो क्या रहती है, मोशन में रहती है, लेकिन जो जहाँ पे बैठे होंगे सीट पे वो क्या रेस्ट में रहता है। तो मोशन जो सिर होगा वो मोशन में रहता है, तो जैसे ही ब्रेक लगाएंगे तो वो सिर मोशन में ही रहना चाहेगा, तो वो अपोजिशन क्रिएट करेगा। उसी अपोजिशन को क्या कहते हैं हम, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इस कारण क्या है वो आगे की तरफ क्या है वो झुक जाते हैं। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, बेल्ट सीट आर प्रोवाइड इन कार। जो कार होती है उसमें बेल्ट सीट प्रोवाइड की जाती हैं क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, जिसके कारण कि वो आगे की तरफ नहीं गिरे। तो ये हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। आगे हम करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होगा, थर्ड, द अपोजिशन ऑफर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो अपोजिशन की जाएगी, किस में की जाती है, टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ डायरेक्शन। अब यहाँ पे क्या डायरेक्शन चेंज जो होगी उसमें वो क्या पोजीशन वो नहीं चाहेगी अपनी डायरेक्शन चेंज करना, तो इसीलिए क्या है यहाँ पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जनरेट होता है। तो एग्जांपल हम देखेंगे, ए बस और कार टेक शार्प टर्न। जैसे ही कोई बस और कार शार्प टर्न लेती है तो पैसेंजर फॉल टू बार्स आउटवर्ड। तो बाहर की तरफ क्या पैसेंजर्स निकलते हैं, गिरने लगते हैं, झुक जाते हैं, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि वो नहीं चाहते
क्योंकि डायरेक्शन जैसे वो शार्प टर्न लेती है तो पैसेंजर्स क्या है उसमें मोशन में है, तो वो नहीं चाहते अपनी डायरेक्शन चेंज करना, लेकिन टर्न लेने से क्या है डायरेक्शन चेंज होती है, तो उसमें जो अपोजिशन होगी उसे कहेंगे हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सेकंड, मडगार्ड्स आर प्रोवाइड इन कार, कार और बाइक में मडगार्ड्स दिए जाते हैं तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, जिससे कि वो आगे हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट्स। पहला नोट्स है रिलेशन बिटवीन मास एंड इनर्शिया। इनर्शिया और मास में क्या रिलेशन है, ये एक इम्पोर्टेंट है। यदि आप इन दोनों को जानेंगे ये क्या एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो देखते हैं किस तरह से। एज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज, जिस तरह से मास को इंक्रीज करेंगे तो इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। तो मास है आप कह सकते हैं टोटली इनर्शिया पे डिपेंड रहेगा। तो इनर्शिया सिंपली मेजर करता है मास को, तो मास को क्या हम इंक्रीज़ करेंगे तो इनर्शिया भी क्या होगा हमारा इंक्रीज होगा, और मास को यदि हम डिक्रीज़ करेंगे तो इनर्शिया भी क्या होगा डिक्रीज होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये आगे आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम करेंगे तब वहाँ पे वर्क होगा। एग्जांपल देखिए, ए रबर बॉल, ए आयरन बॉल। रबर बॉल है एक और एक आयरन बॉल है। तो आयरन बॉल हैज़ लार्ज इनर्शिया, आयरन बॉल का इनर्शिया लार्ज है क्योंकि इसका मास क्या है लार्ज है देन द रबर बॉल। तो इस तरह से इसकी प्रॉब्लम्स हम जब डिस्कस करेंगे। सेकंड है यहाँ पे रिलेशन बिटवीन मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, तो ये यहाँ पे लीनियर मोमेंटम ये टर्म दी गई है जो इन दोनों में रिलेशन बताती है। तो इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट, यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है ये मास का है और प्रोडक्ट क्या है वेलोसिटी का, तो यहीं से इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। इट इज़ डिनोटेड बाई पी, और यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा एम बी। एसआई यूनिट करेंगे इसकी, तो मास की क्या होती है किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सीजीएस यूनिट देखेंगे तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये दो कॉन्सेप्ट है, इन्हें नोट रखना है आपको, आगे आपके लिए वर्क करेंगे। तो इसके बेस पे हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आप देख सकते हैं फार्मूला शीट। तो पहला है हमारा एफ इक्वल टू एम ए किया हमने और मोमेंटम किया पी इक्वल टू एम वी। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन एन बॉडी, किसी बॉडी पे फोर्स बताना, हुज मास एंड एक्सेलरेशन, मास दे रखा 5 kg और एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड। तो आप यहाँ पे गिवन लिखेंगे, एम दे रखा है, ए दे रखा है, एफ हमें निकालनी है तो क्या होगा एफ इक्वल टू एम ए, ये लगा के आप यहाँ से निकाल सकते हो। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आपको ये फाइंड करना है, फाइंड द वेलोसिटी, आपको वेलोसिटी निकालनी है यदि मास और मोमेंटम आपको दिए हों। थर्ड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे आप कमेंट कीजिए अपना आंसर, क्या आएगा आपका आंसर। फाइंड द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन, ऑब्जेक्ट का मास निकालना है जब फोर्स क्या हो 50 न्यूटन हो, इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट और इट्स वेलोसिटी चेंज इन 10 सेकंड इज 20 मीटर पर सेकंड। आपको वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दे रखा है और फोर्स दे रखी है, तो आपको निकालना मास क्या होगा इस ऑब्जेक्ट का। तो कमेंट योर आंसर। आइए अब शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक नंबर थर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन करेंगे हम डिस्कस। तो देयर आर द 3 लॉज, न्यूटन के 3 लॉज हैं यहाँ पे, विच आर गिवन बाय द सर आइजैक न्यूटन, जो सर आइजैक न्यूटन ने दिए थे। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो किस तरह से दिए गए थे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ दिया गया है जिस तरह से इनर्शिया पे डिपेंड है टोटली, तो इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह देते हैं हम, या फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी कह देते हैं। तो स्टेटमेंट क्या होगी इसमें, तो दिस लॉ स्टेट दैट द एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। हर ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में रहना चाहेगी, पोजीशन में, चाहे वो रेस्ट की हो चाहे वो फिर क्या हो मोशन की हो। कब तक रहना चाहेगी वो, अनटिल ए फोर्स एक्सटर्नल फोर्स इज़ नॉट अप्लाइड, जब तक कि उस पर कोई फोर्स हम नहीं लगाएं तो वो अपनी स्टेट में ही रहना चाहेगी। इसे कहेंगे हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जैसे कि एग्जांपल, ए बुक पुट ऑन द टेबल, कोई बुक है वो टेबल पे रखी हुई है तो वो क्या टेबल पे रखी ही रहेगी, तो वो क्या है स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना ही चाहेगी जब तक कि हम उसे उठाएंगे नहीं। तो यानी कि उठाना क्या हो गया, एक एक्सटर्नल फोर्स हो गई। सेकंड, ए कार स्टॉप ऑन रोड, कोई कार खड़ी है या मूव कर रही है तो वो क्या वो चलना ही पसंद करेगी जब तक कि हम उस पर ब्रेक अप्लाइड नहीं करेंगे या फिर एक्सेलरेट नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया। सेकंड करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये एक इम्पोर्टेंट लॉ है, जब फर्स्ट लॉ में कहा गया था जो आप एक्सटर्नल फोर्स कह रहे हैं वो कितनी लगाई जाए, तो एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बताया गया कि एक्सटर्नल फोर्स कितनी होगी ज़रूरत, तो उसके लिए फॉर्मूला दिया गया, तो वो दिया गया न्यूटन ने अपनी सेकंड लॉ में। तो क्या है ये देखते हैं। दिस लॉ स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो दिस लॉ स्टेट दैट, तो इस लॉ के अनुसार तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस साइन को हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेंगे, और डी पी अपॉन डी टी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज।
मोमेंटम पीछे लगा दिया तो मोमेंटम एम आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वी लगा देंगे, तो डी अपॉन डी टू को कहते हैं हम रेट ऑफ चेंज। तो इसे कहेंगे हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यह क्या हो गया, जो फोर्स होगी वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होगी, आप कितनी से हम चेंज कर रहे हो। तो इसके लिए हम एक्सप्रेशन करते हैं। तो मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास क्या मान लिया हमने, एम मान लिया, ये यू है, यहाँ पे पहले रेस्ट में थी और वी वेलोसिटी से क्या मूव कर रही है, टाइम लगा ऐसे टी टाइम लगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर मास इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी और टाइम टेकन। देन बाय यूजिंग द न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी पी अपॉन डी टी। तो यहाँ पे हम पी की वैल्यू रखेंगे एम वी, एंड चेंज रहेगा मोमेंटम में, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ पे हम एम कांस्टेंट है बाहर ले आए, तो v माइनस के u, तो पहले ऑब्जेक्ट क्या थी, रेस्ट पे थी, तो u बराबर क्या हो गया 0, तो m dv अपॉन में dt ये बचा। dv रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है हमारा, एक्सेलरेशन। तो अब इस डायरेक्टली के साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है k, इस k की वैल्यू क्या रहती है 1 रहती है, तो f इक्वल टू आ गया ma। दिस इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ। तो ये हमने काफ़ी शुरू में पढ़ा था फॉर्मूला f इक्वल टू ma, तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हो। नेक्स्ट हम करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, पहला लॉ हो गया इनर्शिया का हो गया, दूसरा उसने फोर्स के बारे में बता दिया, तीसरा बताया कि क्या वो फोर्स किस तरह से एक्शन और रिएक्शन में उसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये बताएगा। तो दिस लॉ स्टेट दैट एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी हम एक्शन लें यदि, तो उसकी क्या होगी, अपोजिट ही रिएक्शन होगी। तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21, यानी कि पहली ऑब्जेक्ट दूसरी पे जितनी फोर्स लगाएगी उतनी ही दूसरी ऑब्जेक्ट पहली वाली पे फोर्स लगाएगी। इसे कहेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एग्जाम्पल इसके वॉकिंग, रनिंग और रोड। जैसे कि हम चलते हैं तो हम क्या करते हैं, ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं, तो ग्राउंड हमें क्या करती है, आगे की तरफ पुश करती है, तो इसे कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। ऐसे स्विमिंग इन द पूल, पूल में हम स्विम करते हैं तो हम हाथों से पानी को क्या पीछे की तरफ वाटर को धकेलते हैं, तो वाटर क्या करेगा, हम आगे की तरफ उतनी तेज़ी से धकेलता है। तीसरा है फ्लाइंग ऑफ द बर्ड्स। जैसे कि पक्षी उड़ते हैं तो पक्षी क्या करते हैं, बर्ड्स क्या करते हैं, जो अपनी पंखों से क्या है वो हवा को नीचे की तरफ पुश करते हैं, तो हवा उनको ऊपर की तरफ पुश करती है। फोर्थ क्या हो जाएगा, फायरिंग ऑफ बुलेट और मोशन ऑफ रॉकेट। ये भी क्या है, सब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो सम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो इनमें आपको बताना है कि कौन सा लॉ वर्क करेगा, कमेंट योर आंसर्स। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये 4 आपके इन तीनों लॉज पर ही बेस्ड हैं, तो आप इन्हें ट्राई कीजिए। नेक्स्ट करते हैं हम टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 क्या है हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम का लॉ क्या होता है, कंजर्वेशन मीन्स होता है कांस्टेंट, यानी कि सेम रहना। तो स्टेटमेंट देखते हैं। तो दिस लॉ स्टेट दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ एन बॉडी बिफोर कोलिजन, कोलिजन का मतलब होता है टकराना, टकराने से पहले जितना मोमेंटम होगा इक्वल होना चाहिए टोटल मोमेंटम ऑफ एन बॉडी आफ्टर कोलिजन। तो ये दोनों इक्वल, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, उसे कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो फॉर्मूला देखते हैं, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो उसे कहेंगे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। इसका प्रूफ करते हैं हम। प्रूफ में क्या करते हैं, मान लिया हमने कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। इसकी मास मान लिया हमारा m1 है, इसका मास क्या m2 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। तो ये कंडीशन यहाँ पे है, u1 है वो ज़्यादा होनी चाहिए u2 से। तो ये वाली ऑब्जेक्ट तेज़ी से चल रही है, इससे क्या है, टकराती है। तो ड्यूरिंग द कोलिजन, तो टकरा ली। अब टकराने के बाद क्या होगी, इनकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, इसकी वेलोसिटी मान ली हमने v1 है और इसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v2। तो यहाँ पे क्या होगा, v2 क्या होगी, ज़्यादा होगी v1 से टकराने के बाद। तो आइए आगे देखते हैं हम फिर इसे। तो मान लिया हमने फ्रॉम द डायग्राम, ऊपर वाले डायग्राम से ए मान ली फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, m1 क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए का है, m2 क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी है, u1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए है, u2 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी है, v1 क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए है और v2 क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी है। तो ये क्या हो गई, इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब करते हैं हम स्टार्ट। तो शो द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ए, पहली वाली ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स होगी वो क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन, तो इसके इक्वल होगी। तो एफ ए बी पी ए अपॉन में टी, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं एफ ए बी क्या होगा, पी रहेगा हमारा एम v1 माइनस u1 फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टी, ये मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से इक्वेशन सेकंड, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट बी, तो बी वाली फोर्स पे कितनी फोर्स लगेगी, बी वाली ऑब्जेक्ट पे, तो एफ बी ए पी बी अपॉन में टी। तो ऐसे सेम यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ क्या होगा m2
v2 माइनस u2 अपॉन में t। ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। तो बाय यूजिंग द थर्ड लॉ यूज़ करेंगे न्यूटन का, तो क्या होगा एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से वैल्यू रखेंगे, इन्हें हम टी से टी कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम m1 माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m2 u2 प्लस m1 u1। तो ये क्या हो गया हमारा फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और ये क्या हो गया हमारा इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन क्या है, हमारे दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये प्रूफ करते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। नेक्स्ट हम करते हैं इसके एप्लीकेशन में पहला है हमारा रिकॉयल ऑफ द गन। जैसे कि गन को हम फायर करते हैं, व्हेन ए बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम ए गन, तो वो क्या होती है शॉक लगता है हमें पीछे की तरफ लगता है। ये किसके कारण होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कारण होता है। तो मान लीजिए कोई गन है, उसका मास क्या कैपिटल एम, वेलोसिटी क्या होगी कैपिटल वी, और बुलेट है छोटी है तो इसीलिए स्मॉल एम और स्मॉल वी मानी हमने। तो बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल क्या था, जीरो था, फाइनल क्या होगा मास और वेलोसिटी गन की और मास और वेलोसिटी बुलेट की। तो इन्हें इक्वल करेंगे तो v बराबर आ गया माइनस एम वी अपॉन में एम। तो दिस इज़ द रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन। तो ये गन की क्या आएगी, रिकॉयल वेलोसिटी आएगी। नेक्स्ट करते हैं हम सेकंड एप्लीकेशन रॉकेट और जेट। जैसे कि रॉकेट और जेट चलते हैं तो वो भी क्या होगा, वो भी डिपेंड रहते हैं हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। ऐसे ही एरो और बो को हम चलाते हैं तो ये भी क्या हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करती हैं। तो इस तरह से आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कर सकते हो। नेक्स्ट हम करेंगे लास्ट फाइनल टॉपिक हमारा, टॉपिक नंबर 5 फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होता है हमारा, उसे डिफाइन करते हैं। फ्रिक्शन का मतलब होता है हिंदी में घर्षण। जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आएंगी तो वहाँ पे क्या होगी फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होती हैं, तो वहाँ पे क्या होगी प्रॉपर्टी जनरेट होगी, उसे कहते हैं हम फ्रिक्शन। तो आइए डिफाइन करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द अपोजिट फोर्स। अपोजिट फोर्स होगी जिस तरफ हम चल रहे हैं उसके अपोजिट में रहेगी, विच प्रोड्यूस बिटवीन द टू सरफेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट। जो सरफेस कॉन्टैक्ट में उनके बीच में जो प्रोड्यूस होगी इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन। उसे क्या कहेंगे हम फ्रिक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर क्या होगा हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार फोर्स लगेंगी। आगे की तरफ रहेगी हमारी अप्लाइड फोर्स के हमेशा अपोजिट रहेगी फ्रिक्शन फोर्स। नीचे की तरफ लगती है mg हमारा, और ऊपर रहती है हमारी नॉर्मल रिएक्शन। तो ये चार फोर्स हैं जिसके कारण हर ऑब्जेक्ट अपने आप को बैलेंस करके चलती है। यदि कोई भी यहाँ पे फोर्स बैलेंस नहीं हुई ऊपर नीचे वाली या आगे पीछे वाली, तो ऑब्जेक्ट क्या है स्ट्रेट यूनिफॉर्म मोशन में नहीं चलेगी। तो ये मान लिया एफ आर बी द नॉर्मल रिएक्शन मान ली हमने, और एफ मान लिया हमने फ्रिक्शन फोर्स। देन तो क्या होता है जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगी उतनी क्या होनी चाहिए नॉर्मल। तो एफ डायरेक्टली आर के होगा, एफ इज इक्वल टू म्यू आर। म्यू यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, फ्रिक्शन कांस्टेंट। तो ये क्या आ गया हमारा फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू म्यू आर। तो इसकी एसआई यूनिट देखते हैं, तो ये क्या एक फोर्स ही है, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इसकी न्यूटन। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में ये आपकी 9th क्लास में है, तो 9th में बस टाइप्स हम जनरली जान रहे हैं नॉलेज के लिए, लेकिन इतना नहीं है आपके सिलेबस में, तो हम बस जानेंगे इनको कितने टाइप के होते हैं। तो ये 3 टाइप के होते हैं। तो पहला हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। तो आप इन फ्रिक्शंस को क्लास 11th में आएंगे सीनियर क्लास में, तो तब आप इन्हें डिटेल में जानेंगे, इनके एग्जाम्पल और इनकी डेफिनेशन कहाँ से हम यूज कर रहे हैं। तो ये था हमारा फ्रिक्शन। अब हम इसकी फ्रिक्शन के बारे में जानेंगे कि इसके मेथड्स क्या हैं। तो मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हो। तो देर आर द सम मेथड्स। तो आपको मेथड दिए हुए हैं फ्रिक्शन को बढ़ाने के। तो किस तरह से बढ़ा सकते हैं, बाय मेकिंग द रफ सरफेस कर दें यदि, तो क्या होगा जितनी ज़्यादा रफ सरफेस होगी उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेंगी, उतना ही क्या हमें अप्लाइड फोर्स हमारी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। सेकंड बाय यूजिंग अनक्लीन्ड ऑब्जेक्ट। जैसे अनक्लीन्ड ऑब्जेक्ट पड़ी हैं उनमें कोरिजन लगा पड़ा है, तो उन ऑब्जेक्ट में भी क्या होगा फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहता है। सेकंड है यहाँ पे मेथड ऑफ डिक्रीजिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को किस तरह से डिक्रीज करेंगे, तो बाय पॉलिश करके, बाय यूजिंग द लुब्रिकेंट ऑयल या ग्रीस। जिस तरह से हम अपनी बाइक कार उनमें क्या है ऑयल डालते हैं या फिर ग्रीस डालते हैं, उनकी सर्विस कराते हैं, तो इसीलिए कराते हैं जिससे कि फ्रिक्शन कम हो जाए और हमारी क्या है जो बाइक्स और वो क्या लॉन्ग टाइम तक सही चलती रहें। थर्ड है हमारा बाय यूजिंग द बॉल बीयरिंग्स। बॉल बीयरिंग्स भी यूज़ करते हैं हम इन्हें डिक्रीज़ करने के लिए फ्रिक्शन को। अब फ्रिक्शन के जानेंगे हम एडवांटेजेस, फ़ायदे क्या क्या हैं। तो इसके फ़ायदे क्या हैं, विद द हेल्प ऑफ द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की हेल्प से क्या है वी वॉक और रन, हम चल रहे हैं और हम दौड़ते हैं फ्रिक्शन के कारण। सेकंड है विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन वी राइट ऑन द पेपर और बोर्ड। पेपर और बोर्ड पे भी हम किसके कारण लिख पा रहे हैं हम
फ्रिक्शन के कारण लिख पा रहे हैं, यदि फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लिख नहीं पाएंगे। थर्ड है विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन मोटर रन्स, मोटर वगैरह बाइक वगैरह ये क्या तुम्हारी मशीन से ये क्या फ्रिक्शन की ही चलती हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, तो मशीन्स मेक मशीन पार्ट बिकम ओल्ड, मशीन के पार्ट क्या घिस जाते हैं, हीट जनरेट करती हैं, वो किसके कारण करती हैं, वो फ्रिक्शन के कारण ही क्यों क्या है ओल्ड हो जाती हैं, ख़राब भी होती हैं। मोटर गेट हीट ड्यू टू द फ्रिक्शन के कारण क्या मोटर्स हीट हो जाती हैं। थर्ड है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक इन रेनी डेज, रेनी डेज होते हैं तब चलना डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि क्या फ्रिक्शन बढ़ जाता है वहाँ पे। फोर्थ हमारा वी स्लिप ऑन द ग्राउंड ड्यू टू द फ्रिक्शन, जैसे हम ग्राउंड है या चिकनी प्लेन सरफेस है या फिर जैसे केला का छिलका डाल देते हैं तो आपने बहुत देखा होगा तो क्या वो फिसल जाते हैं। तो क्यों फिसल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाता है और हमारे जो बैलेंस है, हमारी बॉडी को बैलेंस रखते हैं फोर्स, वो क्या है अनबैलेंस हो जाते हैं, इस कारण हम गिर जाते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 9th, फोर्स एंड मोशन, लॉज ऑफ मोशन। तो हैप्पी एंडिंग, तो आपके रिवीजन, क्विक रिवीजन आपका एंड हुआ है। इस तरह से आप इसे रिवाइज कीजिए एंड गेट गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम। थैंक यू।